गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर जो 5th है मेंडलिज्म का। हमने समझा लिंकेज क्रॉसिंग ओवर कॉन्सेप्ट समझे, हमने अनेक जेनेटिक डिसऑर्डर समझे। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली का अध्ययन। वंशावली का अध्ययन क्या होता है? हमने अनेक आनुवंशिक बीमारियां समझी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वो आनुवंशिक बीमारियां, हमने सिकल सेल एनीमिया को समझा, फेनिलकीटोन्यूरिया को समझा, अनेक उसके रोगों के जो रीज़न थे वो हमने समझे, वो किस किस रीज़न थे। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इन आनुवंशिक बीमारियों का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता लगना चाहिए कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार वो वंशागत होंगे या आने वाली जनरेशन के अंदर वो किस प्रकार नुकसानदायक होंगे। तो जो शादियों के जोड़े बनाने हैं, किसकी मैरिज किसके साथ करनी है, तो वो पेडिग्री एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं, जिसकी सहायता से हम उन आनुवंशिक बीमारियों को वहाँ पर रोक सकते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर ये आनुवंशिक बीमारी है तो उसका प्रॉपर वहाँ पर इलाज किया जाए ताकि आने वाली संतानें हैं उस आनुवंशिक बीमारी से बच जाएं। तो पेडिग्री एनालिसिस वंशावली का अध्ययन किया जाता है, जो पीछे जो वंशागत जो चेंजेस हो रहे थे या म्यूटेशन हुआ, इसके दौरान अनेक आनुवंशिक बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी, उनको किस प्रकार रोका जाए ताकि आगे आने वाली जनरेशन है वो सही तरीके से अपने आप को वहाँ पर जन्म ले सके। तो उसे बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और ह्यूमंस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस के अंदर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जैसे मटर के पौधों पर हमने किया, ड्रोसोफिला में किया। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे जो एथिक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हमें इस प्रकार को अलाउ भी नहीं करते और ह्यूमंस के हम एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से कर भी नहीं सकते। तो इसके लिए इसका एनालिसिस करके हम उसको रोक सकते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो म्यूटेशन हैं, जो आनुवंशिक जो बीमारियां हैं, उनको हम रोक सकें। तो पेडिग्री एनालिसिस हमारे लिए यूज़फुल है पॉपुलेशन के अंदर, प्रोगेनी के अंदर, जो जनरेशन्स हैं उसके अंदर, डिफरेंट जो लॉन्ग टर्म जनरेशन के अंदर हम किस प्रकार हम उसको स्टडी करने के बाद रोगों को कहाँ रोकने का काम है और उस प्रकार हम बच सकते हैं रोगों से। हम कैरेक्टर को फैमिली के अंदर जो इनहेरिटेंट होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो मेंडल्स के लॉज ये है उसको ह्यूमन बीइंग्स पैटर्न्स के अंदर किस प्रकार स्टडी कर सकते हैं उसके अंदर, और इसके बाद हम उनको कंट्रोल किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से जब वो जेनेटिक ऑर्डर आ गया है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने से पहले हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो इस तरह का जो अध्ययन है वो किया जाता है। हमने अनेक जो जेनेटिक डिसऑर्डर थे उनको हम स्टडी किया था। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिलीज इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो किसी पर्टिकुलर फैमिली की एक ट्री बनाते हैं, उस ट्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया, तो उस ट्री के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं किस प्रकार जो है वो जेनेटिक बीमारियां हैं वो वंशावली के अंदर आगे जा रही हैं। तो म्यूटेशन हमने समझा किस प्रकार से था। तो पहले हम समझते हैं पेडिग्री एनालिसिस के अंदर किस प्रकार एनालाइज किया जाता है कि उसको हम किस कैटेगरी में दे सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट इनहेरिटेंस। पेडिग्री एनालिसिस में हम इसी प्रकार एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं जो ऑटोसोम्स डोमिनेट, ये हमने पढ़ा नहीं था तो एक नया टॉपिक है, इसको छोटा सा डिटेल में हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट्स ऐसे कैरेक्टर जो सिंगल क्रोमोसोम में चेंज होते ही वो वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। दूसरे होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, वो हमने समझे भी थे, सिकल सेल एनीमिया में हमने समझा, फेनिलकीटोन्यूरिया में समझा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव हम समझ चुके थे। उसके बाद एलोसोमल सेक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ये क्या है? ये ऑटोसोम्स डोमिनेंट इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक सेक्स क्रोमोसोम में यदि कुछ चेंज आता है तो वो अपने आप के कैरेक्टर को वहाँ पर एक्सप्रेस कर देता है। एलोसोमल हमने समझा था, एलोसोमल सेक्स लिंक्ड के अंदर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस समझा था, वे दोनों क्रोमोसोम रिसेसिव हैं तो वहाँ पर वो अपने आप को कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। और लास्ट था वाई क्रोमोसोम लिंक्ड रेट इनहेरिटेंस, ये रेयरली ह्यूमंस के अंदर मेन के अंदर पाया जाता है, वुमेन के अंदर ये नहीं पाया जाता। मेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर ये किसी प्रकार से नहीं पाया जाता। उसके बाद हमने समझा भी था इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट्स इनहेरिटेंस। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है
जो है क्रोमोसोम नंबर 4 में कुछ भी चेंज होता है, डोमिनेंट जीन का मतलब सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम यदि इन्फेक्टेड होता है या उसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है तो वो जो होता है ऑटोसोम के अंदर किसी टाइप से सिंगल क्रोमोसोम में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इनहेरिटेंस। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाया जाने वाला हंटिंगटन डिजीज़ जो है वो डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम नंबर 4 में किसी टाइप की क्या हो जाती है, वहाँ पर डिफेक्शन आ जाता है, कोई पार्ट जो होता है वहाँ से अलग हो जाता है। तो जो हंटिंगटन डिजीज़ है जिसके कारण क्या होते हैं, वो व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर से ग्रसित रहता है, उसको मेंटल प्रॉब्लम होती है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उसको जो होते हैं वो बार बार चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन की शिकायत आती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। और कोऑर्डिनेशन, वो मतलब कि अपने अंगों का सही रूप से संतुलन नहीं कर पाता और उसको सीखने में और समझने में भी क्या होती है, दिक्कत आती है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न पाया जाता है HTT जीन जो क्रोमोसोम नंबर 4 पर पाया जाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसमें CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन के DNA के सेगमेंट के ऊपर रिपीट्स पाए जाते हैं। उन रिपीट्स की संख्या यदि बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसे हंटिंगटन डिजीज़ बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है, मेनली क्या होते हैं 10 से 35 जो CAG का सेगमेंट जो होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पर 10 से 35 के सीक्वेंस ही पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या यदि 40 से ऊपर हो जाती है तो फिर वो एडवर्स इफेक्ट जो होता है ह्यूमंस के ऊपर उसका आने लगता है और वो फिर मेंटली डिसऑर्डर शो करता है। तो उनकी संख्या यदि 36 से ज़्यादा हो जाती है और 40 से ऊपर पहुंचने के बाद तो फिर वो हर तरह से क्या होता है, मेंटली डिसऑर्डर की तरफ ही लेकर जाता है। इसे बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स इनहेरिटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, जिसके अंदर दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिसेसिव कंडीशन में अपने आप एक्सप्रेस करते हैं। एक क्रोमोसोम यदि सही होगा तो वो करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हमने करेक्टर पढ़े थे सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, तो ये सब किसे करेक्टर हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स का। इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमने थर्ड है वो एलोसोमल सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या था, कोई भी एक एलोसोम के अंदर कोई चेंज आ जाता है, सिंगल कॉपी ऑफ एलोसोम, जैसे फीमेल के अंदर 2X क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो 2X क्रोमोसोम दोनों डिफेक्टेड है तो वो हीमोफीलिया को लेते के करेक्टर एक्सप्रेस करता है। और दोनों क्रोमोसोम यदि उसके ऊपर डिफेक्टेड हैं तो वो कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सिंगल X क्रोमोसोम में भी यदि कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, उसे हम बोलते हैं एलोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। इंपॉर्टेंट है, प्रभावी कारक। तो सिंगल जीन है वो, इसका अनेक एग्जाम्पल है, बेकार्डी सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और फ्रेजाइल X सिंड्रोम। तो ये डिटेल में अपने नहीं समझा, ये एग्जाम्पल अपने को नोट करने हैं, भी एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है वो हमने समझा था एलोसोमल सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट ट्रेट्स, मतलब कि ये हमने समझा था कलर ब्लाइंडनेस और X क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, Y क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, X क्रोमोसोम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस समझा था। X क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो डिफेक्टेड हो जाते हैं। Y क्रोमोसोम जो होते हैं वो बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि Y क्रोमोसोम पे जीन डिफेक्शन होगा तो बहुत ही कम जीन पाए जाते हैं और उनमें डिफेक्शन होने के बाद बहुत ही रेयरली करेक्टर जो होते हैं वो शो होते हैं। और इसका जो करेक्टर का जो आगे वंशावली में पढ़ने का क्रम है वो फादर टू सन और सन टू आगे ग्रैंड सन होता है, वो फीमेल में किसी भी तरह से एक्सप्रेस, क्योंकि Y क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं वो। और पेडिग्री एनालिसिस जो होता है, कुछ सिंबल्स हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे भी इन रोगों को वंशावली का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, कि वंशावली का अध्ययन कैसे करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। उन सिंबल्स को अंदर इस प्रकार का गोल सिंबल है, उसे फीमेल को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इस तरह का स्क्वायर सिंबल है, उसे मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सेक्स को डिनाई करके अनस्पेसिफाइड होते हैं, वो मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी होता है। ऐसा सिंबल यदि आता है इसका मतलब वो व्यक्ति है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यदि इस प्रकार के खाली सिंबल है, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पर किसी भी टाइप से उनमें इन्फेक्शन नहीं है, वो अफेक्टेड नहीं है किसी भी रोग से, तो इस टाइप के सिंबल होंगे। पहला सिंबल मेल का, दूसरा फीमेल का और तीसरा इन सेक्स अनस्पेसिफाइड।
और यदि इस प्रकार की सिंबल उसमें किसी तरह से वहाँ पर कुछ फीलिंग की हुई है, मतलब कि वो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड मतलब कि वो रोगी हैं, मेल पूरी तरह से भरा हुआ है, तो फीमेल और मेल और अनस्पेसिफाइड जो है वो सेक्स। और यदि इस प्रकार का सिंबल आता है हेट्रोजाइगस और कैरियर होता है, मतलब कि वो क्या होता है, हेट्रोजाइगस और कैरियर की कंडीशन में आता है, मतलब कि वो रोग को वाहक होता है, वो किसी भी टाइप से रोगी नहीं होता। तो ये हम डिटेल में पढ़ें किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। अब इस तरह सिंबल यूज़ किए, इन तरह के 2 सिंबल यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब ये फादर और मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि इस टाइप का सिंबल यूज़ किया जाता है, इसका मतलब फादर और मदर जो हैं वो अपने ही किसी इंडिविजुअल फैमिली में से, रिलेटिव में से ही बने हैं, मतलब कि आपस में नज़दीकी रिश्तेदारों से वो फादर और मदर बने गए हैं। सिंगल लाइन दी, इसका मतलब दूर, मतलब कि उनका आपस में कहीं 2 फैमिली कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं है, नॉन फैमिली रिलेशन है वो। और यहाँ पर यदि सिंबल लिया जाए, ये सिंबल आ रहा है, उसको पेरेंट्स के रूप में देते हैं, और पेरेंट्स से जब संतानें आती है तो उन संतानों को दिखाने के लिए हम इस प्रकार से इन सिंबल्स के द्वारा शो करते हैं। तो इस प्रकार पेडिग्री एनालिसिस हम करते हैं। अब ये फर्स्ट जनरेशन होगी, इस पर दूसरी जनरेशन होगी, तो इसके नीचे हम F2 जनरेशन को शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पेडिग्री एनालिसिस हम करते हैं, किस प्रकार से होता है, हीमोफीलिया की पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, हीमोफीलिया रोग किस प्रकार से वंशागत होता है। तो यहाँ पर एक फीमेल है जो क्या है, कैरियर, और मेल क्या है यहाँ पर, नॉर्मल। और उनके आपस में मैरिज होने के बाद जो संतानें आएंगी, 4 संभावित संतानें हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, एक फीमेल, एक मेल, तीसरी भी फीमेल होगी लेकिन वो कैरियर होगी, और चौथी क्या होगी, वहाँ पर मेल होगी, वो रोगी होगी। ये हमें बताता है सिंबल, इस प्रकार से किसी सिंबल हमने समझा था तो वहाँ से आता है। अब मान लो इनमें से कोई एक संतान हमने ली, हमने एक संतान ली, उस संतान का विवाह जो होता है एक नॉर्मल फीमेल से होता है, तो उनके जो संतानें होंगी आगे, उनके संतानें जो F2 जनरेशन की आएंगी, तो उनकी संतानों का करैक्टर हमें इस प्रकार से शो होगा। तो इसको हम यदि क्रोमोसोम के बेस पे देखें तो हम इसका एनालिसिस इस प्रकार से कर सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो F1 जनरेशन जो होगी वो इस प्रकार से बनेगी, जिसमें एक कैरियर होगी, 2 संतानें नॉर्मल, एक कैरियर और एक क्या होगी, रोगी। पुरुष जो होगा वो क्या होगा, रोगी होगा। और उसके बाद ये जो था, इसके बाद F2 जनरेशन आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का, यहाँ पर जो दूसरी पीढ़ी की संतान नंबर 2 है वो क्या है, यहाँ पर रोगी है और क्या है, पुत्र है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इनके पेरेंट्स और जो पेरेंटल F1 जनरेशन से पहले के जो उनके पेरेंटल करेक्टर हैं वो कैसे होंगे, उनका जीनोटाइप आपने बताना है, किस टाइप के करेक्टर वो पॉसिबल हैं। तो आपको बताना है इसमें से 1 नंबर संतान को लिया, 1 नंबर संतान का मैरिज किसी दूसरे व्यक्ति से हुआ और उसके द्वारा जो संतानें हुई, तो उसमें एक संतान जो पुरुष है, जो लड़का है, वो क्या हो सकता है, वहाँ पर कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड क्यों हुआ, तो आपने क्वेश्चन मार्क जो दे रखे हैं उन सबको निकालना है, और पेरेंटल जनरेशन के अंदर कौन सी जो है उनके जीनोटाइप है वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसको कमेंट करना है। तो ये था पेडिग्री एनालिसिस। इस तरह से आपको और भी प्रॉब्लम है वो मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, हमारा टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।